गुड मॉर्निंग एंड हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं आप सबों का बीएससी सेमेस्टर 1 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले जितने भी लेक्चर्स आपने देखे हैं, क्लासेस को अटेंड किया है, वो सारी बातों को आप समय निकाल करके रिवाइज करते चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि आज फरवरी की 11 तारीख है, 10 या 11 तारीख है, और अब करीब एक महीना या मैक्सिमम सवा महीना रह गया है कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होंगे। सो यू हैव 3 सब्जेक्ट्स टू स्टडी। मैथमेटिक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के पास बॉटनी, जुओलॉजी, केमिस्ट्री है, या किसी के पास बायोटेक्नोलॉजी है, किसी के पास माइक्रोबायोलॉजी है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू स्टडी। और सभी सब्जेक्ट्स में आपके दो पेपर्स हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, इस तरह से जुओलॉजी में, इसी तरह से बॉटनी में, या बायोटेक्नोलॉजी में, या माइक्रोबायोलॉजी में। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू कवर। सो आई सजेस्ट कि आप लोग जरूर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब मौसम भी उतना ठंडा नहीं रह गया है, तो देर रात तक जगने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, या अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 बजे उठ जाइए, बैठ करके पढ़ने का काम शुरू करिए, क्योंकि महीना सवा महीने में आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होंगे। अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशंस आपके ऑनलाइन मोड में होंगे या ऑफलाइन मोड में होंगे। ऑफलाइन का मतलब यहां आकर के आप ट्रेडिशनल तरीके से एग्जाम्स देंगे, या ऑनलाइन मोड में होगा, वो अभी बहुत क्लियर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए मिलने के लिए, और कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया कि सर एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो अभी एक दुविधा की स्थिति है, अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो भी हो, एग्जाम्स तो होगा, पढ़ना आपको है ही है, तैयारी आपको करना है। और ये ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, नहीं होते हैं। ओपन बुक सिस्टम में या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का जो स्टाइल होता है, या पूछने का जो तरीका होता है, वो थोड़ा और फर्क होता है ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस के मुकाबले। सो my suggestion to you is that you please start preparing yourself well in advance, so that when the time comes, then you have sufficient time to revise through all your material। और आपके पास प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा, उसके लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना है। सो मेहरबानी से आप पढ़ने का क्रम शुरू कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम लोगों ने 3 सप्ताह पहले, 3 वीक्स बैक, हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स नाम के टॉपिक के अध्ययन को शुरू किया। और ऑलरेडी हम लोग क्वांटम नंबर्स का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या है, क्वांटम नंबर्स क्यों पढ़े जाते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर हम क्वांटम नंबर्स को डिस्कस न करें, उसको न समझें, तो कौन सी चीजें हैं जो हमको समझ में नहीं आएंगी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और हम लोगों ने बहुत विस्तार से हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया है। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एजिम्यूथल क्वांटम नंबर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और आज हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के डिस्कशन को हम लोग शुरू करेंगे। और फॉर दोज स्टूडेंट्स हु have not been able to attend my previous classes, all my videos are already uploaded on YouTube, और उसका लिंक कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आज का जो वीडियो होगा, इसका भी लिंक कुछ दिनों के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया, जस्ट गो ऑनलाइन एंड look for these lectures, and find time and read and study these lectures very carefully. Now today we are going to talk about magnetic quantum number and spin quantum number। दोनों आज हम लोग बातें करेंगे, magnetic quantum number और spin quantum number। and let us begin with magnetic quantum number। so heading डाल लीजिएगा, magnetic quantum number, और इसका सिंबल है स्मॉल m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिंबल है इसका स्मॉल m। नाउ थोड़ा सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस करने से पहले हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लें। जैसा मैंने आपको बताया कि
बोर साहब ने इसको थोड़ा फिर से मैं पीछे जा रहा हूं, जस्ट रिवीजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। बोर साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है। बोर से इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन ए ऑर्बिट, और जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है तब इसकी पोजीशन और एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए जिस क्वांटम नंबर की हमें जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। So principal quantum number is the quantum number that tells us the position and energy of an electron when it is present in a orbit as given by Mr. Bohr। और ये बात आप जानते हैं, ये करीब 1903-1904 के आसपास की बात है। फिर उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए, इनका नाम था सोमरफील्ड। और सोमरफील्ड साहब ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है असल में वो ऑर्बिट में न रह करके वो एक सब ऑर्बिट में रहता है। सो बोर सेड इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन ए ऑर्बिट, सोमरफील्ड सेड इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन ए सब ऑर्बिट। और किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन को ज्ञात करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन जो सब ऑर्बिट में उपस्थित है, हमें एक नए क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी जिसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सोमरफील्ड ने कहा एक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के कौन से सब ऑर्बिट में है, ये बात जानने के लिए और उसकी एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए अब हमको केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से काम नहीं चलेगा, अब हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी चाहिए। और ये बात सोमरफील्ड ने बोली थी, और ये करीब 1911-12 के आसपास की बात है। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक है, उनका नाम था लैंड, LANDE, लैंड। और लैंड साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में स्थित रहता है। फिर से सुनिएगा, बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, सोमरफील्ड ने कहा एक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के कौन से सब ऑर्बिट में है और उसकी क्या एनर्जी है डिटरमिन करने के लिए हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर चाहिए हुआ। लैंड साहब ने कहा जिस तरह से एक ऑर्बिट में कई सब ऑर्बिट होते हैं, उसी तरह से एक सब ऑर्बिट में कई ऑर्बिटल है। इन ए गिवन सब ऑर्बिट देयर आर मेनी ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल एस सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल है, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल है, डी सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल है, एफ सब ऑर्बिट में 7 ऑर्बिटल है। So Land said that one suborbit is made up of many orbitals। और जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में स्थित होता है, ऐसी अवस्था में उसकी पोजीशन और एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए जो क्वांटम नंबर हमें चाहिए उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर gives us the position and energy of an electron which is present in an orbital। और ऑर्बिटल को ही परिभाषित किया गया था, it is the actual place where the electron is found। ऑर्बिटल वो स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन असली में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिटल वो स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सो ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब ऑर्बिट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फिर इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन की चर्चा करते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और ये बात जो है ये करीब 1917 के आसपास में सबसे पहली बार बताई गई थी। सो इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। एक दो लाइनें लिख लीजिए एंड देन वी विल कैरी ऑन इन आवर डिस्कशन। लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बातें अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो थोड़ी जगह छोड़ दीजिए ताकि इसको बाद में लिखिएगा। जो मैं लिखवा रहा हूं उसको पहले आप नोट कर लीजिए। लिखिए, the position and energy of an electron, the position and energy of an electron, the position and energy of an electron by virtue of
the position and energy of an electron by virtue of its position, by virtue of its position in an orbital. The position and energy of an electron by virtue of its position in an orbital. ध्यान रखिएगा, ऑर्बिट मत लिखिएगा, सब ऑर्बिट मत लिखिएगा, ऑर्बिटल, ORBITAL, orbital. The position and energy of an electron by virtue of its position in an orbital is given by magnetic quantum number. Magnetic quantum number. Magnetic quantum number. Magnetic quantum number is given by magnetic quantum number. Is given by magnetic quantum number. ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने? आगे लिखिएगा, आगे लिखिए. Magnetic quantum number is represented by magnetic quantum number MQN लिखिए, कैपिटल M, कैपिटल Q, कैपिटल N. Magnetic quantum number is represented by magnetic quantum number is represented by small m, छोटा m, is represented by small m, is represented by small m, and for any value, and for any value of L, L माने azimuthal quantum number, and for any value of L, for any value of L, यहां लिखा है सामने L, M can have values, M can have values based on the following expression. For any value of L, for any value of L, L माने azimuthal quantum number, for any value of L, M यानी magnetic quantum number, M can have values based on the following expression. For any value of L, M can have values based on the following expression. और लिखिएगा M बराबर 2L plus 1. M बराबर 2L plus 1, where L is azimuthal quantum number, where L is azimuthal quantum number. ठीक. सो अभी तक जो हम लोगों ने बेसिक बात करी है वो ये करी है कि बोर साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में था, और यदि हमें इतनी ही सूचना हमारे पास होती तो ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हमको आवश्यकता पड़ती और वो हमारे पास है. लेकिन सोमरफील्ड साहब ने बाद में कहा नहीं, एक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के किसी एक सब ऑर्बिट में उपस्थित है. अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के कौन से सब ऑर्बिट में है, यानी उसकी पोजीशन क्या है, और जैसे पोजीशन चेंज होगी एनर्जी चेंज हो जाएगी. इसीलिए हमें अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा एक और क्वांटम नंबर चाहिए जिसका नाम था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो हमें ऑर्बिट के साथ सब ऑर्बिट की सूचना भी देता है. और पिछली बार हम लोगों ने 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, वो तमाम बातें हम लोगों ने पिछली बार करी थी, जिसमें याद रखिएगा 1s में 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. वो पूरा डिस्कशन डिटेल में हम लोगों ने किया था, पिछले वाले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं. फिर लैंड साहब ने कहा जिस तरह से एक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के किसी एक खास विशेष सब ऑर्बिट में उपस्थित हो सकता है, उसी प्रकार से एक सब ऑर्बिट कई ऑर्बिटल्स से मिलकर बना है. एंड इट इज पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रॉन विज प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ द गिवन ऑर्बिटल्स of the suborbit, which means now only principal quantum number and azimuthal quantum number are not sufficient. We need a new quantum number, and that new quantum number is magnetic quantum number.
which means magnetic quantum number will tell us the position and energy of an electron when it is present in an orbital. और तब फिर हम लोगों ने बात को आगे बढ़ाई कि L की किसी भी वैल्यू के लिए, for any value of L, M can have values from 2L plus 1. ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया. आगे हम लोग बात को बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं. L बराबर 0, L बराबर 0. ठीक, अब L की 4 वैल्यूज हो सकती है. ये बात आपको पिछली बार लेक्चर में आपको मालूम हुई है कि L की 4 वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 1, 2 एंड 3. तो जब L का मान 0 है, इसको ध्यान से सुनिएगा, तो M की वैल्यू होगी 2 इंटू 0 प्लस 1. ये फॉर्मूला है ना. तो अगर L का मान 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 1. अभी तो देखिए 2 zeros are 0 plus 1 is 1. ठीक. सो जब L का मान 0 है तो M का मान M बराबर 2 इंटू 0 प्लस 1 इज 1. अब ध्यान रखिएगा, इस 1 का जो नाम है वो है 0. इस 1 वैल्यू का जो नाम है वो है 0. सो ये जो 0 है ये भी नाम है. S सबशेल, S सब ऑर्बिट का जो नाम है वो 0 है. और यहां पर भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू का जो एक वैल्यू आई है उसका नाम है 0. गौर से देखिएगा इसको किस प्रकार से हो रहा है. ठीक है. सो जब L का मान 0 है तब M का मान भी 0 है. अब देखिए, जब L का मान 1 है तो M is 2 into 1 plus 1. So 2 ones are 2 plus 1 is 3. अब देखिएगा, जब L का मान 1 है तो M की 3 वैल्यूज है. क्या 3 वैल्यूज होंगी? -1, 0 एंड +1. -1, 0 एंड +1. जब L का मान 2 है तो M का मान हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2s are 4 plus 1 is 5, -2, -1, 0, +1 and +2. -2, -1, 0, +1, +2. और जब L का मान 3 है तो M का मान हो जाएगा 2 इंटू 3 is 6 plus 1 is 7, -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. ठीक. सो हम लोगों ने कहा कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, मैंने कहा फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, M कैन हैव 2L plus 1 वैल्यूज, 2L plus 1 वैल्यूज. और ये पूरा कैलकुलेशन जो मैंने आपके लिए किया है, इसका बेसिस ये है कि ये जो 2L plus 1 वैल्यूज हैं, इसका रेंज क्या होगा? रेंजिंग फ्रॉम -L, 0 टू +L. रेंजिंग फ्रॉम -L, 0 टू +L. अब -L, 0 टू +L का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज हैं ये इसी क्रम में होंगी, इसी क्रम में होंगी. सो अगर एक ही वैल्यू है तो नाम 0 हो जाएगा. अगर L बराबर 1 में M की 3 वैल्यूज हैं तो -1, 0, +1. और जहां पर 5 वैल्यूज हैं तो -2, -1, 0, +1, +2. और जहां 7 वैल्यूज हैं -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3. सो हम लोगों ने बात किया कि L के हिसाब से M की ये वैल्यूज होंगी, ये उसका रेंज होगा और ये उसकी एक्चुअल वैल्यूज है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक ना. अब हेडिंग डालिए इसको. आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन. सो इसको आप मेहरबानी से, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं और जैसे मैं लिखता जा रहा हूं, उसको मेहरबानी से आप नोट भी करते चलिएगा ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो. अब ध्यान दीजिएगा, L का मान 0 मतलब कौन सा सब ऑर्बिट है ये? L का मान 0 तो कौन सा सब ऑर्बिट हुआ? करेक्ट, S सब ऑर्बिट. दिस इज S सब ऑर्बिट. याद करिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो 0, 1, 2, 3 था उसी के नाम को बदल के S, P, D, F. सो 0 का नाम रखा गया था S, 1 का नाम रखा था P, 2 का नाम रखा था D, 3 का नाम रखा था F.
तो ये L बराबर 0 यानी कि ये S सब ऑर्बिट की बात हो रही है। L बराबर 1 यानी कि P सब ऑर्बिट की बात हो रही है। L बराबर 2 यानी कि D सब ऑर्बिट की बात हो रही है। और L बराबर 3 यानी कि F सब ऑर्बिट की बात हो रही है। Which means that S suborbit, listen carefully, this is something new for you, that S suborbit has only one magnetic quantum number value whose name is 0. S suborbit has only one magnetic quantum number value whose name is 0. P suborbit has three magnetic quantum number values. नाम क्या है? -1, 0 एंड +1। क्योंकि रेंज क्या है? -L 0 से +L, यही रेंज है। तो P की वैल्यू -1, 0 एंड +1। For D subshell या D suborbit, there are 5 magnetic quantum number values: -2, -1, 0, +1, +2. And for L equal to 3, which is F suborbit, 7 magnetic quantum number values from -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पहली बार निकल करके सामने आई थी। लोगों के दिल में एक जिज्ञासा थी, शायद आपके दिल में भी जिज्ञासा होगी, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स क्यों होते हैं? P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स क्यों होते हैं? देखिए ये P सबशेल है ना, हम लोग इस तरह से बनाते हैं इसको। ये P सबशेल या P सब ऑर्बिट है और इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा। तो 3 क्यों? 3 कहां से आ गए? वेल, 3 के पीछे जो कारण है वो ये है कि P सबशेल में, P सब ऑर्बिट में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 ही वैल्यूज होंगी फॉर्मूले के बेसिस पर। ये फॉर्मूला है m = 2l+1 फॉर्मूला है। इसी के बेसिस पर P सब ऑर्बिट में 3 वैल्यूज होंगी, ये उसके नाम होंगे, इसीलिए ये 3 ऑर्बिटल्स यहां दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से D के अंदर आपने नोटिस किया होगा, इन द D सब ऑर्बिट there are 5 orbitals. Why 5 orbitals? Because D suborbit has 5 magnetic quantum number values, and magnetic quantum number values are telling us the orbital in which the electron is. So 5 MQN values हैं, 5 यहां पर सब ऑर्बिट्स, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और इसी प्रकार से F के अंदर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, और सबसे ऊपर S है और S के अंदर सिर्फ 1 है। अब नोटिस करिए बहुत गौर से, जब L का मान 0 है यानी S सब ऑर्बिट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू है, उसका नाम है 0। इसीलिए S सबशेल में L की वैल्यू भी 0 होती है और M की वैल्यू भी 0 होती है। ये जो मैंने 0 लिखा है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखा है। सो इन S सबशेल L इज ऑल्सो 0 एंड M इज ऑल्सो 0। इधर देखिएगा, इन अ P सबशेल L का मान 1 है और M का मान 3 है, जिनके ये नाम है, एक का नाम है -1। अब इस वाले ऑर्बिटल का नाम है -1, बीच वाले ऑर्बिटल का नाम है 0, इस वाले ऑर्बिटल का नाम है +1। -1 इसका नाम, 0 इसका नाम, +1 इसका नाम। अब ये -1 क्यों है? क्योंकि P में L का मान 1 होता है और 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो यही एक जो है ये -1, 0 एंड +1 में सब डिवाइड हो गया। यहां पर D में L का मान 2 होता है ना, और 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो इस पहले का नाम है -2, दूसरे का नाम है -1, तीसरे का नाम है 0, चौथे का नाम है +1, पांचवें का नाम है +2। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। अगर मान लीजिए
आपसे किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू इज 0। ठीक। और इसी तरह से F जो है उसमें L का मान 3 होता है, तो ये -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ये नेमिंग है, ये नेमिंग है। इसका नाम -1, इसका नाम 0, इसका नाम +1 है, इसका नाम -2, -1, 0, +1, +2। ये नेमिंग की गई है, ये नेमिंग की गई है। और इस नेमिंग का पूरा बेसिस जो है वो ये है कि इधर देखिएगा कि L की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, M का मान 2L+1 होगा और उसका रेंज है फ्रॉम -L0 टू +L। ये इसका रेंज है और इसी के बेसिस पर ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपके सामने मैंने बना के रखा है ताकि आप इस बात को समझें कि किस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर की बेसिस पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकली, उन वैल्यूज के क्या नाम है और किस तरह से कौन से ऑर्बिटल को कौन सा नाम दिया गया है। ये सारी बातें यहां पर मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक, चलिए अब हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा इंफॉर्मेशन received from magnetic quantum number, information received from magnetic quantum number, information received from magnetic क्वांटम नंबर। ठीक है। नाउ इससे पहले कि मैं इंफॉर्मेशन वाले पार्ट पर जाऊं, मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करना चाहता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हो सकता है कि शायद किताबों में उतना इलैबोरेट तरीके से मेंशन नहीं है, और वो है ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अगर हमको क्लियरली समझना है तो हमको समझना पड़ेगा कि ऑर्बिटल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आ गया, कहां से आ गया। तो उस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आपका मैं ध्यान आकृष्ट करूं। तो मेहरबानी से इस तरफ देखिएगा बोर्ड पर। आई एम गोइंग टू डिस्कस अ सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विथ यू एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम थिंग्स ओवर हियर। सो मेहरबानी से इस बात को गौर से देखिएगा। साहब ये हमारा एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बात है। ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, केंद्र में न्यूक्लियस है, कुल मिलाकर ये हमारा एटम है। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन एक्वायर किए हुए हैं, सर्कुलर मोशन एक्वायर किए हुए। और ये बात हम लोग ने फिजिक्स में पहले ही पढ़ी है कि जब भी एक चार्ज्ड बॉडी सर्कुलर मोशन एक्वायर करेगी, whenever a charged body will acquire a circular motion, it will generate a certain amount of magnetism। जहां से ये वर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकला है, वो उसका बेसिस जो है कॉन्सेप्ट का वो यही है, दैट इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज्ड बॉडी and it is acquiring a circular motion around the nucleus. Therefore, because electron is a charged body acquiring circular motion, it will generate a certain amount of magnetism, और इस मैग्नेटिज्म को हम इलेक्ट्रॉन का इंटरनल मैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का इंटरनल मैग्नेटिज्म। सो व्हाट इज इंटरनल मैग्नेटिज्म? इंटरनल मैग्नेटिज्म इज द मैग्नेटिज्म जनरेटेड by an electron by virtue of being charged and acquiring circular motion। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिएगा। सो ये इंटरनल मैग्नेटिज्म है साहब। इलेक्ट्रॉन चार्ज है, सर्कुलर मोशन एक्वायर कर रहा है, और जब भी एक चार्ज्ड बॉडी सर्कुलर मोशन एक्वायर करेगी, उसका अपना एक मैग्नेटिज्म जनरेट होगा जिसका नाम रखा गया इंटरनल मैग्नेटिज्म। अब मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम कोई फील्ड, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई फील्ड हमने एक्सटर्नली इसके ऊपर इंड्यूस करा दी। इंडक्शन का इंड्यूस कराने का मतलब हमने पर फोर्स एक्सटर्नली बाह्य सोर्स से
हमने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे मैग्नेटिक फील्ड हमने इंड्यूस करा दी, यानी कि हम स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे मैग्नेटिक फील्ड यानी स्टार्क इफेक्ट या जीमन इफेक्ट एक्सटर्नली इंड्यूस करा दी। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल फील्ड जो हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर से इंड्यूस करा दी उसके ऊपर पर फोर्स। और इलेक्ट्रॉन का अपना एक इंटरनल मैग्नेटिज्म भी है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास अब दो प्रकार की फील्ड्स, दो प्रकार के मैग्नेटिज्म्स ऑपरेट करने लगे। एक तो इसका इंटरनल मैग्नेटिज्म, एक एक्सटर्नल फील्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो। और हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के संदर्भ में लेट अस रिमूव इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रॉन के पास अब दो प्रकार के मैग्नेटिज्म्स है, एक इंटरनल मैग्नेटिज्म और एक एक्सटर्नल फील्ड। ठीक, अब होता क्या है, इस एक्सटर्नल फील्ड का इंटरनल मैग्नेटिज्म के साथ इंटरैक्शन शुरू हो जाता है। ठीक, सो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना एक इंटरनल मैग्नेटिज्म भी है, और अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करा दिया तो ये एक्सटर्नल फील्ड और इस इंटरनल फील्ड के बीच में आपस में इंटरैक्शन होने लगता है, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है। और इस इंटरैक्शन का प्रभाव कुछ इस प्रकार से डेवलप होता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये अनस्टेबल होने लगता है। The result of the interaction between the internal field and the external field is such that the electron tends to become unstable. And the reality and the truth is that electron does not want to remain unstable. अपने आप को ये अनस्टेबल नहीं करना चाहता, अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन को अपने आप को स्टेबल रखना है तो या तो इंटरनल फील्ड समाप्त हो जाए, ये संभव नहीं है, या तो एक्सटर्नल फील्ड समाप्त हो जाए, ये भी संभव नहीं है। दोनों फील्ड्स रहेंगी, और जब यदि रहेंगी तो आपस में उनका इंटरैक्शन होगा, और इंटरैक्शन के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करे? वेल, जवाब यह है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को ओरिएंट कर देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपने आप को ओरिएंट करता है। ओरिएंट का जो दूसरा शब्द है वो है रीलोकेट। रीलोकेशन का मतलब यह हुआ अपना स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाना। रीलोकेशन, लोकेशन का मतलब एक स्थान, रीलोकेशन मतलब स्थान का बदलना। नाउ व्हाट हैपेंस, जब इलेक्ट्रॉन इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड के बीच के इंटरैक्शन के कारण अनस्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को रीलोकेट करता है या ओरिएंट करता है। और रीलोकेट होकर के वो कहां जाता है? गौर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन रीलोकेट होकर के किसी ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पहुंच करके इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड का प्रभाव उसके ऊपर न्यूनतम हो जाए। किसी ऐसे स्थान पर जाएगा जहां पहुंच करके एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड के बीच के इंटरैक्शन का प्रभाव मिनिमाइज हो जाए। यदि प्रभाव मिनिमाइज हो जाएगा तो ये जो इनस्टेबिलिटी थी ये भी अपने आप मिनिमाइज हो जाएगी, या हो सकता है कि समाप्त हो जाए। ओके, सो इलेक्ट्रॉन अपने आप को ओरिएंट करता है, और यहीं से वर्ड निकला है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? देखिए, यही टर्म्स है जो किताबों में यूज किए गए हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, इत्यादि। सो व्हाट इज ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? वेल, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रीलोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन when it becomes unstable on account of interaction between internal field and external field. Internal field और external field के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन अपना स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, अपने स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाता है, एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है, चला जाता है जहां पहुंच करके इंटरनल और एक्सटर्नल फील्ड्स के इंटरैक्शन का प्रभाव उसके ऊपर
मिनिमाइज हो जाए, न्यूनतम हो जाए। और यदि प्रभाव मिनिमाइज होगा तो इंस्टेबिलिटी भी मिनिमाइज होगी। तो लेसर द इंस्टेबिलिटी मोर द स्टेबिलिटी। और इलेक्ट्रॉन के इसी रीलोकेशन को ही हम लोग ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अंतिम और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच करके ओरिएंट होकर के अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, उसी स्थान का नाम है ऑर्बिटल। उसी स्थान का नाम है ऑर्बिटल। सो व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज द प्लेस where the electron relocates itself. Listen carefully. Orbital is the place where the electron relocates itself, या orients itself so as to maintain its stability and minimize the effect of interaction between internal field and external field. Internal field, external field के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए और अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ओरिएंट होता है, रिलोकेट होता है और एक ऐसे स्थान पर जाता है जहां पर उसकी स्टेबिलिटी अधिकतम रह सके। उसी स्थान का नाम है ऑर्बिटल। सो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहां उपस्थित है? ऑर्बिटल में। यही बात मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, दैट ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्यों पहुंचा? ओरिएंटेशन के कारण। ओरिएंटेशन क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल था। इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड के बीच में आपस में इंटरैक्शन हो रहा है। और अपने आप को स्थिर बनाए रखने के लिए, स्थायी बनाए रखने के लिए और स्टेबल बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ओरिएंट होता है और ओरिएंट होकर के एक नए स्थान पर पहुंचता है जिसका नाम है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर एनर्जी मिनिमम है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। और लैंड साहब ने यही कहा था कि वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पाया जाता है, वो स्थान का नाम है ऑर्बिटल। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में स्थित होता है, इस जगह पर रहने के द्वारा उसकी पोजीशन और एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए जिस क्वांटम नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंडरफुल। सो मेहरबानी से जो मैंने आपके सामने जो एक्सप्लेनेशंस रखे हैं, इनको आप बहुत गौर से फिर से अगर आप चाहें तो वीडियो को अभी 2 या 3 दिन में ये वीडियो YouTube पर अपलोड हो जाएगा। इसका लिंक कॉलेज की वेबसाइट पर आ जाएगा। सो आई वांट यू टू गो थ्रू दिस होल एक्सप्लेनेशन वंस अगेन। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इसको फिर से आप सुनिएगा, कई बार सुन लीजिएगा, ताकि आप इन बातों को फिर से बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक, सो वी लेट्स मूव ऑन। और हम लोग अब बात कर रहे हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ मैं ये वाला पार्ट रब करने जा रहा हूं, मैं उस तरफ नहीं लिखना चाहता हूं, बहुत किनारे की तरफ है। सो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट ओवर हियर। और अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये वाला पार्ट फिर आप मिस ना कर जाए। आई एम गोइंग टू रब दिस होल पार्ट एंड जो मुझे यहां पर फ्रेश बनाना है वो मैं बना दूंगा। Okay, so just take a screenshot. Okay. So information that we obtain from magnetic quantum number. What information do we obtain from magnetic quantum number? Let's look at 1 or 2 very very important aspects and then we will move to spin quantum number। और आज दोनों को हम लोग खत्म करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को। पहला एस सबशेल की बात हो रही है। एस सबशेल की बात, एस में एल का मान है 0, तो एम का मान हो जाएगा 2 × 0 + 1 + 1 is 1, जिसका नाम है 0। ठीक, सो फॉर एस सबशेल नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, अभी हम लोग बात रीलोकेशंस, इज नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस इज 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मानी बात है जितने ओरिएंटेशन है उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रति एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद
ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम ड्रॉ भी कर दें कदम आगे जाकर के, इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इसी में मैं यहीं पर बना दे रहा हूं शेप ऑफ एस सबशेल। हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। X axis, Y axis and Z axis. The shape is spherical. So the question is for S subshell, S suborbit, L का मान 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी? 0। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। जब L का मान 0 है तो M का मान भी 0 होगा, यानी 1s S सबशेल M की वैल्यू 0, 2s S सबशेल M की वैल्यू 0, सो 1s 0, 2s की भी M की वैल्यू 0, 3s की भी M की वैल्यू 0। जहां जहां पर भी S सबशेल है वहां पर M की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इज फॉर द S सबशेल। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द P सबशेल या P सब ऑर्बिट के लिए L का मान कितना है? 1, तो M का मान क्या हो जाएगा? 2 into 1 is 2 plus 1 3, वैल्यूज है -1 0 एंड +1। ओके, नाउ साथ साथ मेरे इसको नोट करते चलिएगा। नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस इज 3, नंबर ऑफ orbitals is 3, number of electrons is 2 electron in each orbital, so 3 orbitals multiplied by 2 electrons is 6। इसका मतलब p सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ये p सब ऑर्बिट है, ये p सब ऑर्बिट है। थोड़ा बड़ा ही बना रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा और छठवां। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक, सो देयर आर 3। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस P सबशेल में, P सब ऑर्बिट में ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, इनके नाम क्या है? मैं यही चीज को मैं फिर से ऊपर बना रहा हूं, और इसको भी आप अपने कॉपी में नोट करिए और केयरफुली आप लिखते चलिएगा। इट्स द सेम थिंग। ओके, सो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो ये P सब ऑर्बिट में देखिए 3 ऑर्बिटल्स हैं। ओके, और इसमें 3 ऑर्बिटल्स है ना, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 और 6 इलेक्ट्रॉन है। और देखिए यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 ये इलेक्ट्रॉनों की नंबरिंग को कर रखा है। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये 3 जो ऑर्बिटल्स इनके नाम क्या हैं। अब आप देखिए यहां पर लिखा ना, जब L बराबर 1 है यानी P सबशेल में M की 3 वैल्यूज है, एक का नाम है -1, तो ये जो पहला वाला ऑर्बिटल है इसी का नाम है -1। जो बीच वाला ऑर्बिटल है इसका नाम है 0, और जो तीसरा ऑर्बिटल है इसका नाम है +1। सो ये पहले ऑर्बिटल का नाम -1, बीच वाले का नाम 0 और तीसरे का नाम +1। ये पहली बात है। दूसरी बात, इन 3 ऑर्बिटलों में से एक जो है वो X कहलाता है, एक Y कहलाता है और एक Z कहलाता है। अब ये X Y Z का क्या कॉन्सेप्ट है, और ध्यान रखिएगा ये P सबशेल की बात हो रही है ना, तो ये एक का नाम PX होता है, एक का नाम PY होता है और एक का नाम PZ होता है। PX PY PZ। अब याद रखिएगा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर आप थोड़ा मेरे इस हाथ के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करें, ध्यान से यहां गौर से देखिएगा, ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 3 एक्सेस हैं, ये 3 एक्सेस हैं।
एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। और फैक्ट ये है कि ये तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, इसको हम वाई बोल सकते हैं, इसको हम जेड बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस का मुंह उस तरफ है, वाई का मुंह सामने है आपकी तरफ, जेड का मुंह ऊपर है। ओके, सो एक्स वाई एंड जेड। यदि इलेक्ट्रॉन केवल एक्स पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो हम बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल? पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब पी सब ऑर्बिट के वो इलेक्ट्रॉन जो एक्स एक्सिस पर उपस्थित है। अगर वाई पर भी है तो बोलते हैं पी वाई, और अगर जेड पर है तो बोलते हैं पी जेड। अब जरा सा यहां बोर्ड पर देखिएगा गौर से, यहीं पर फोकस कीजिए बोर्ड पर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये देखिए ना, ये जो लोब है, ये जो लोब है, ये लोब कहलाता है ऑर्बिटल। दिस लोब इज द ऑर्बिटल। और ये कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। लिहाजा इसका नाम हो जाएगा पी एक्स ऑर्बिटल। पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब पी सबशेल के सब ऑर्बिट के वो इलेक्ट्रॉन जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन बात करी थी ना, ओरिएंटेड है। सो ये जो लोब है ये एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब इस ऑर्बिटल का नाम होगा पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल। नाउ आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब यदि हमारा ऑर्बिटल वाई एक्सिस पर ओरिएंटेड है, वाई पर, ठीक है, सो लोब कहां पर है? वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। इसका क्या नाम हो जाएगा? पी वाई ऑर्बिटल। वाई इज इट कॉल्ड पी वाई ऑर्बिटल? बिकॉज द पी इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड ऑन द वाई एक्सिस। ये लोब कौन से एक्सिस पर है? वाई पर है, लिहाजा नाम हो जाएगा पी वाई एक्सिस। और फिर तीसरा जो है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये लोब कौन से एक्सिस पर है? जेड एक्सिस पर है, तो इसका नाम हो जाएगा पी जेड ऑर्बिटल। सो पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। एक का नाम -1, एक का नाम 0, एक का नाम +1। सो एस सबशेल में यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था। शेप का नाम है स्फेरिकल। यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन बराबरी से फैला हुआ है, इसीलिए ऑर्बिटल भी तीनों एक्सिस पर बराबरी से फैला दिखाई दे रहा है। देन वी कम टू द पी सब ऑर्बिट। एम की 3 वैल्यूज है, -1, 0, +1। 3 ओरिएंटेशन, 3 ऑर्बिटल्स, 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज है। और उसके बाद ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें से एक का नाम -1, फिर एक का नाम 0, एक का नाम +1। एक को हम px बोलते हैं, एक को py बोलते हैं, और एक को pz बोलते हैं। और px, py, pz क्यों बोलते हैं? आपके सामने ये तीनों स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और ये जो शेप है, ये शेप मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसको कहा जाता है डम्बेल शेप। डम्बेल शेप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आ रहा हूं डी सबशेल की ओर, डी सबशेल की ओर। इसको भी बहुत गौर से देखिए, और जिस तरह से हम लोगों ने एस और पी का वर्कआउट किया है, उसी तरह से हम लोग डी का वर्कआउट भी करेंगे। डी में, अब डी में एल का मान 2 है, डी में एल का मान 2 है, तो एम का मान क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4 + 1 = 5। यानी एल का मान 2 है तो एम का मान 5 है। और ये 5 के नाम क्या है? -2, -1, 0, +1 एंड +2। चलिए, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस इज 5, नंबर ऑफ
orbitals is 5. Number of electrons is for every orbital 2 electrons, so there are 10 electrons. 10 electrons. ठीक, अब देखिए यहां पर ठीक, 5 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पर एक का नाम -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक, अब देखिए इन 5 में क्या नाम रखे गए, क्या नाम रखे गए। तो ये जो पहला वाला है इसमें 5 में से क्या नाम रखे गए, देखिए एक का नाम है dxy, एक का नाम है dyz। अभी जिस तरह से हम लोगों ने इसकी वर्किंग करी थी, हम इसकी भी वर्किंग करेंगे कि ये dxy का नाम का मतलब क्या है। तो ये हो गया dxy, dyz, फिर हो गया dxz, फिर इसका dx² 2y² और आखिरी वाले का dz²। अब देखिए आप इधर देखिएगा, जो d सब ऑर्बिट है, d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, dxy dyz dxz dx² 2y² dz²। और ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी है dxy dyz dxz और एक कैटेगरी है dx² 2y²। ध्यान रखिएगा, बहुत से बार स्टूडेंट्स से जब मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं dx² -y²। नहीं, ये माइनस नहीं है, dx² 2y² है, 2y² है ये, x² 2y², नॉट x² -y²। और आखिरी वाला dz²। अब देखिए ये किस तरह से है ये। तो ये हमारे पास एक्सिस है, मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये लोब पहला और दूसरा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि लोब जो है वो एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच में। The lobes are oriented not on the axis but between the axis। तो अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो y और x के बीच में ये जो जगह है यहां पर लोब है। यानी इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन, the orientation of electron is not on the axis but between the axis। यहां देखिएगा इलेक्ट्रॉन इज ओरिएंटेड on the x axis, on the y axis, on the z axis। यहां पर ये वाले जो ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन इज ओरिएंटेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और कौन सी इलेक्ट्रॉन है ये? डी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? DXY ऑर्बिटल। DXY ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ? DXY ऑर्बिटल मतलब ये D के वो इलेक्ट्रॉन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है, उपस्थित है। फिर देखिए दूसरा, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज पर है। वंस अगेन, लोब्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, इसका नाम हो जाएगा DXZ ऑर्बिटल, DXY ऑर्बिटल, DXZ ऑर्बिटल। तीसरा देखिए, यहां पर मैं नीचे बना रहा हूं, गौर से देखिएगा, Y एक्सिस Z एक्सिस, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज पर है। लोब कहां प्रेजेंट है? लोब इज प्रेजेंट वंस अगेन बिटवीन द एक्सिस। सो इस ऑर्बिटल का नाम है DYZ ऑर्बिटल। DXY, DXZ, DYZ, इन तीनों ऑर्बिटल्स की विशेषता यह है, ये D के 3 ऑर्बिटल्स हैं और इन तीनों की विशेषता यह है कि इन 3 ऑर्बिटल्स में
इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर नहीं परंतु एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है। द इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड नॉट ऑन द एक्सिस बट दे आर ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस। सो 5 में से ये 3 हो गए। अब बचे 2, गौर से देखिए इधर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब फर्क सिर्फ देख लीजिएगा, ये भी एक्स वाई एक्सिस है, ये भी एक्स वाई एक्सिस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन एक्सिस के बीच में है, नाम है dxy। यहां इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन एक्सिस पर है और इसका नाम है dx² to y²। So what is the difference between dxy orbital and dx² to y² orbital, whereas in both the cases x and y axis are being used? But the difference is that in the dxy orbital, electrons are oriented between the x and y axis, whereas in the dx² to y² orbital, electrons are oriented on the x axis and on the y axis. और आखिरी है, ये हो गया हमारा z axis, और इलेक्ट्रॉन कहां पर ओरिएंटेड है? देखिए आप, इलेक्ट्रॉन इज ओरिएंटेड ऑन द z एक्सिस, और इसीलिए इस सबशेल का नाम है dz² ऑर्बिटल। इसका नाम है dz² ऑर्बिटल। और देखिए यहां पर मैंने यहां पर एक रिंग जैसी चीज बनाने की कोशिश करी है ना, रिंग जैसी चीज बनाने की कोशिश। ये जो रिंग है इसका नाम है टोरस, या किसी किसी किताब में इसी के लिए लिखा हुआ है कॉलर। टोरस कहते हैं या कॉलर कहते हैं। एंड दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर इसको समझा जाए तो देखिए इधर केयरफुली देखिएगा। मान लीजिए यही हमारा z एक्सिस के ऊपर, ये जो है हमारा ये z एक्सिस है, और इसी z एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंटेड है, हम dz² ऑर्बिटल बोल रहे हैं। तो यहां पर बीच में इस तरह से रिंग है एक, ये बीच में ये जो मेरी फिंगर दिख रही है, मान लीजिए ये एक रिंग है, ये ओके, ये वाली रिंग है, ये बीच में बिल्कुल। इसी रिंग का नाम है टोरस। सो ये ऑर्बिटल है dz² ऑर्बिटल, ये जो रिंग है इलेक्ट्रॉनों की रिंग है, इसका नाम है टोरस, या इसको कहते हैं कॉलर। बोथ टर्म्स आर यूज्ड, आइदर द वर्ड टोरस इज यूज्ड और द वर्ड कॉलर इज यूज्ड। ओके, सो आपके सामने मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि एफ सब ऑर्बिट के जो अभी शेप जो है उस पर अभी भी काम चल रहा है, पीपल आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, सो वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप। केवल एक इंफॉर्मेशन एफ सब ऑर्बिट के शेप के बारे में है, वो ये है कि बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही डिटेल्ड और डिफ्यूज्ड मैनर के शेप्स हैं वो, इसलिए अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है। बट इन द डेज टू कम जैसे क्लैरिटी आएगी, वी विल बी देन एबल टू टॉक। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये जो पूरा बोर्ड के ऊपर बना हुआ है, एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, सो एज फार एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज कंसर्न, इतनी ही बातें मुझे आपसे करनी है। और आखिरी बात जो है, और वो हेडिंग को आप मेहरबानी से नोट कर लीजिए, और ये मैं आपके लिए इस तरफ बोर्ड के इस वाले हिस्से में यहां पर लिख रहा हूं, और नोट करिएगा। द फोर्थ एंड द लास्ट काइंड ऑफ क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर, represented by small s. Spin quantum number represented by small s. ठीक, now 1923 से 1925 के बीच में 2 वैज्ञानिक हुए, नोट कर लीजिए इसको। एक का नाम है अहलेनबेक, UHLENBECK, अहलेनबेक, एंड गोल्डस्मिथ। अहलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के
स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी और कहा कि स्पिन क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो हमें इलेक्ट्रॉनों को स्पिन के बेसिस पर डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। स्पिन के बेसिस पर देखिए बताया ये गया था कि किसी भी एक ऑर्बिटल में, बोर्ड दिख रहा है आपको क्लियरली, यू कैन सी द बोर्ड, ओके। सो किसी भी एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं और दोनों का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। स्पिन ऑपोजिट क्यों होना चाहिए? कारण यह है, किसी भी एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब इन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है। तो अगर स्पिन भी सेम हो गया, इसका मतलब इन दोनों की पोजीशन भी एग्जैक्ट हो गई और एनर्जी भी एग्जैक्ट सिमिलर हो गई, सेम हो गई, सेम पोजीशन सेम एनर्जी, यानी एक ही जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन है। यह बात संभव नहीं है। तो फर्क कैसे करें हम? मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, डिफरेंस कैसे पैदा होगा? डिफरेंस पैदा होगा उनके स्पिन के बेसिस पर, ओके। नाउ कहा गया कि एक वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज मोशन शो करेगा, एक वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मोशन शो करेगा। तो मान लीजिए इसको कहा हमने क्लॉकवाइज मोशन, इसको कहा हमने क्लॉकवाइज मोशन, इसको कहा हमने एंटी क्लॉकवाइज मोशन। एक को क्लॉकवाइज मोशन, एक को एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोशन को अपवर्ड एरो से डिनोट किया, एंटी क्लॉकवाइज मोशन को डाउनवर्ड एरो से डिनोट किया। क्लॉकवाइज मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए +½ का इस्तेमाल किया गया, +½ और एंटी क्लॉकवाइज मोशन को मानी बातें शो करने के लिए -½ अब +½ -½ ये जो प्लस और माइनस है, ये मैथमेटिकल प्लस और माइनस नहीं है, ये केवल डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। प्लस का मतलब अपवर्ड एरो, क्लॉकवाइज मोशन, माइनस का मतलब डाउनवर्ड एरो, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। और +½ -½ ये टर्म्स इस्तेमाल किए गए क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और ये कि जब भी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होंगी, तो यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो अब इस दोनों इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को फर्क कर स्पिन में डिफरेंस पाया गया और ये स्पिन का डिफरेंस जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों में डिफरेंस को पैदा करता हुआ दिखाई दिया। तो एक +½ और एक -½ सो ऑन दिस बेसिस स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज वर डिटरमिन्ड। और ये कहा गया कि साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम स्पिन के बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी एटम के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को हो सकता है कि हम उनको डिफरेंशिएट कर ही ना पाए, पर्टिकुलरली यदि वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक, सो ये इसके बारे में और भी बातें हैं, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, मगर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। अब आप एक दो लाइनें इसमें नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। इन एन ऑर्बिटल there can be a maximum of 2 electrons. In an orbital there can be a maximum of 2 electrons, and both electrons shall be of opposite spins, in order to both electrons shall be of opposite spins in order to differentiate between two electrons of an atom
2 electrons of an atom present in an orbital. Present in an orbital. Present in an orbital. ठीक, वन लास्ट थिंग बिफोर वी क्लोज, और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं और फिर उसके बाद हम लोग अपने आज के डिस्कशन को समाप्त करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी गौर से सुनिएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के मोशंस को शो करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का मोशन शो करता है। एक है जिसको कहा जाता है ऑर्बिटल मोशन। अब ऑर्बिटल मोशन क्या चीज है, देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं। सो ये हमारा एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, ये हमारा ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के ऊपर घूम रहा है, और इस मोशन को हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। The movement or the motion of an electron in an orbit around the nucleus is referred as orbital motion. ठीक, now यही इलेक्ट्रॉन एक और मोशन शो करता है जो कि ऑर्बिटल मोशन नहीं है, उसको कहा जाता है स्पिन मोशन। ओके, सो ये मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, यानी क्लॉकवाइज मोशन में भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में भी घूम सकता है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, while it is showing orbital motion, it is also showing rotatory motion, जिसको कि केमिस्ट्री की भाषा में हम स्पिन मोशन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार का मोशन एक ही समय पर शो करता रहता है, ऑर्बिटल मोशन एंड एट द सेम टाइम स्पिन मोशन। ये इलेक्ट्रॉन चाहे ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, इलेक्ट्रॉन दोनों ही दिशाओं में घूम सकता है। सो एक ऑर्बिटल मोशन कहलाता है और दूसरा कहलाता है स्पिन मोशन। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है, यदि वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म को जनरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन विल जनरेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म बिकॉज इट इज ए चार्ज्ड बॉडी एंड इट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन। इसका मतलब यह है कि ऑर्बिटल मोशन द्वारा भी मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, जिसको कि म्यू एल के द्वारा डिनोट किया जाता है। म्यू एल, एल इंडिकेटिंग ऑर्बिटल मोशन। और जो दूसरे प्रकार का मोशन है उसको हम स्पिन मोशन कहते हैं, इसके द्वारा भी मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं म्यू एस। सो वी हैव म्यू एल which is magnetism generated due to orbital motion, and we have mu s which is magnetism generated due to spin motion. And therefore total magnetism generated by an electron is the sum of mu L and mu S. Total magnetism generated by an electron is the sum of magnetism generated due to orbital motion mu L plus magnetism generated due to spin motion mu S. So mu L plus mu S, ये टोटल मैग्नेटिज्म हो गया। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ऐसा देखा गया था कि म्यू एस के मुकाबले म्यू एल की वैल्यू बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, यानी ऑर्बिटल मोशन द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिज्म ना के बराबर पाया गया था। ऐसा क्यों हुआ? मैग्नेटिज्म क्या ऑर्बिटल मोशन नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है जी। और तो यदि ऑर्बिटल मोशन हो रहा है तो क्या इसके द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिज्म नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए? वेल, होना तो नहीं चाहिए। तो मगर हो कैसे रहा है? वेल, हो इसलिए रहा है, एक हाइपोथेसिस जनरेट की गई, या एक कह लीजिए एक एक्सप्लेनेशन जनरेट किया गया। और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी एटम सॉलिटरी नहीं होता, अकेला नहीं होता है।
इंडिविजुअल सेपरेटेड नहीं होता है, एक ग्रुप में होता है, एक एग्रीगेशन में होता है। सो जैसे ये एक एटम है, इसी तरह के ढेर सारे एटम्स होंगे, एक एटम ये, 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 कुछ आपस में एक दूसरे को ओवरलैप भी शायद कर रहे होंगे। ढेर सारे एटम्स एक दूसरे के आसपास नजदीक नजदीक रहते हैं और सभी एटमों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सो आप सारे एटमों में अपने अपने इलेक्ट्रॉन भी हैं और सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन शो कर रहे हैं। और यह पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से ओवरलैप कर जा रहा है। The orbital motion of one electron gets overlapped by the orbital motion of another electron. और क्योंकि दो अलग अलग ऑर्बिटल मोशंस ओवरलैप होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिज्म भी ओवरलैप होती है और ओवरलैप होकर के न्यूट्रलाइज हो जाती है और न्यूट्रलाइज होकर के ऑर्बिटल मोशन द्वारा जनरेटेड टोटल मैग्नेटिज्म न्यूट्रलाइज होने के कारण करीब करीब ना के बराबर हो जाता है। और इसी न्यूट्रलाइजेशन को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं क्वेंचिंग, QUENCHING, it's called quenching. So what is quenching? Quenching is the neutralization of magnetism generated by orbital motion. और ये ना के बराबर हो जाता है, ना के बराबर। इसका मतलब यदि ये ना के बराबर हो गया तो टोटल मैग्नेटिज्म जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन is basically equal to magnetism generated due to spin motion। और इसीलिए spin motion बहुत इंपॉर्टेंट मोशन माना जाता है और इसके द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिज्म सिस्टम की स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। और इसीलिए एलन एंड गोल्डस्मिथ ने स्पिन मोशन को बहुत गौर से स्टडी करके ये प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के स्पिन मोशन शो कर सकते हैं और ये दोनों प्रकार के स्पिन मोशंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये एनर्जी को प्रभावित करेंगे और इसी बेसिस पर हम किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉनों में क्वांटम नंबर के दृष्टिकोण से हम डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन फॉर टुडे। हम लोगों ने क्वांटम नंबर के डिस्कशन को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टडी किया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। एंड दिस brings us to the end of a very, very important part of discussion, quantum numbers. I hope you have been able to grasp a lot of information that I have provided to you. मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, हो सकता है किसी किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो। डोंट वरी अबाउट इट, बहुत परेशान मत होइए, अध्ययन कीजिए, बैठ के पढ़िए और अध्ययन कीजिए। और यदि आपको कोई परेशानी है तो मैं कॉलेज रोज आता हूं, आपका स्वागत है। अगर आप इलाहाबाद में हैं, आपका स्वागत है, आइए और आके पूछ लीजिए। यदि आप नहीं आ पा रहे हैं तो बहुत से दूसरे विद्यार्थियों की तरह टेलीग्राम ग्रुप में आप शामिल हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन मैसेज कर दीजिए और मैं आपको उसका जवाब मैं मैसेज कर दूंगा। मैं कर रहा हूं और आपके लिए भी मैं तैयार हूं आपकी मदद करने के लिए। सो आई एम हियर टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। आप भी मेहनत कीजिए और हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे जब आपकी हमारी मुलाकात होगी तो हम लोग क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होगा क्वांटम नंबर के चैप्टर्स में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी हाउ वी आर एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज ऑफ क्वांटम नंबर्स कॉन्सेप्ट into the solving of problems. So next week is going to be basically solving problem solving session और questions लेकर के हम लोग एक साथ मिल करके हम लोग एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो एक पार्ट मेरे हिस्से का और बचा हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स एंड देन प्रोसीड ऑन to the discussion of electronic configuration. Thank you very much and you have a wonderful day ahead.